All right, so hello learners, welcome back, and I'm back with this very amazing lecture series जिसके अंदर हम बात करेंगे PT 365 की, which is the most important series for the UPSC CSC prelims examination. तो अभी तक हमने यहाँ पर ना काफी चीजें कंप्लीट करी है। मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स भी लेकर के आ रहा हूँ, मंथली जो करंट अफेयर्स है। पर या तो ऐसा कहा जाता है और ऐसा हमने ऑब्जर्व भी किया है कई बार कि या तो PT 365 को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए, मेक शॉर्ट नोट्स एंड मेक द नोट्स वेरी हैंडी, मल्टीपल रिविजन्स कर लीजिए, या फिर आप मंथली कर लीजिए। दोनों में से कोई एक चीज करनी होती है। स्मार्ट पीपल डू स्मार्ट थिंग्स एंड वो पीटी 365 करके सॉर्ट कर लेता है अपनी चीजें, राइट। बाकी वे स्टैटिक पे फोकस करते हैं। तो हम वही चीज यहाँ पर करने वाले हैं। पीटी 365 को कम से कम समय में मैक्सिमम आउटपुट के साथ हाई यील्डिंग रिजल्ट्स के साथ किस तरीके से कवर कर सके वो हम यहाँ पे सिखाते हैं, और हर बार ये यहाँ पर करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। पीटी 365 के क्वेश्चंस बनेंगे तो नहीं छूटेंगे, इतनी गारंटी मैं यहाँ पर लेकर के जाता हूँ। ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप and join the telegram channel, link description में you will get each and everything uh, free of cost on our particular telegram channel. Okay, तो एक बार जाओ और देख करके फॉलो करो। सो रिमेंबर, स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक से। बट रिमेंबर, ये हाई यील्डिंग लेक्चर्स हैं, हाई यील्डिंग लेक्चर्स है, ये स्टैटिक के लेक्चर्स नहीं दे रहे हैं हम यहाँ पर। स्टैटिक के लेक्चर्स अलग हैं, वो इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में आप जाकर के देखिए, जहां पर हम फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी है उसका मोटा मोटी बता दूंगा यहाँ पर, लेकिन उसकी टेक्निकलिटीज, व्हाट आर द प्रोविजंस, व्हाट आर द एक्ट जिसको लीड करते हैं, वो सब हम कहाँ पर पढ़ेंगे। वो हमारा स्टैटिक वाला पार्ट है भाई, वो हम टेलीग्राम पे करवा रहे हैं कंप्लीट तरीके से। पर आपने अभी क्या करना है, यहाँ पर हम फोकस करेंगे करंट अफेयर्स रिलेटेड, और हम हाईलाइट कर लेंगे वो टॉपिक जो कि स्पेशली रिलेवेंट है फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स, और वो स्टैटिक का पार्ट है। ठीक है, हम यहाँ पर नोट भी करते जाएंगे हमें कौन कौन टॉपिक्स करने हैं, विच विल बी इनकलकेट इन और जो टेलीग्राम पर हमारा मिशन मंजिल चल रहा है, या फिर मिशन लक्ष्य से आशिकी चल रहा है, राइट। तो वो सब हम यहाँ पे कर चुके हैं। एंड इफ यू वांट टू जॉइन दोस मिशन टू, एक मिशन है हमारा 2026 के लिए टुवर्ड्स मोक्ष, प्लीज डू एंड गो ज्वाइन दैट पर्टिकुलर मिशन। वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, ये जाकर के देखो, ठीक है। बहुत मजा आएगा। फिर सबसे पहला जो इसके अंदर हम बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी क्या इसके अंदर कहा गया है, तो की इंस्ट्रूमेंट क्या है बेसिकली इसके। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में आते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। और क्वालिटेटिव में आते हैं मॉरल सुएसेशन, कि भाई कोई जैसे कि परसुएड करते हैं बैंक्स को, एडवाइस करते हैं इन फेवर ऑफ यू नो टू बूस्ट द इकोनॉमिक। उसके अलावा मॉरल जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, जैसे हाई मार्जिन होते हैं, तो जैसे कि लेस लोन अमाउंट फॉर कोलेट्रल, राइट, यूज टू कर्व द स्पेक्यूलेशन, कि वो इस तरीके से जो दलाली होती है, स्पेक्यूलेशन होता है, वो सब ना हो मार्केट के अंदर। तो उससे दिक्कत होती है। पता है आरबीआई और रेपो रेट, आरबीआई जो रेपो रेट निकालती है, तो इसकी जो पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है ना, तो रेपो रेट को लेकर के भी यहाँ पर अगर हम बात करें, सट्टा बाजारी वो मुंबई में काफी पॉपुलर है, कि भाई कितना रेपो रेट, कितने बेसिस पॉइंट से आरबीआई ऊपर करेगी या नीचे करेगी, वो सब चीजें। डायरेक्ट एक्शंस की अगर हम बात करें तो पेनल्टीज लगाती है, रेस्ट्रिक्शन, सैंक्शंस, ये सब करती है। तो रेपो रेट क्या होता है, जो रेट आरबीआई लगाती है बैंक्स पर इन रिटर्न ऑफ देयर शॉर्ट टर्म्स मार्जिन जो होते हैं उस पे। जैसे रेट इंक्रीज होगी तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। जैसे बैंक का पैसा ना कुछ आरबीआई में रखा रहता है, तो अगर वो बोलती है कि भाई हम पैसा कम देंगे तुम्हें इसके बदले, बैंक वाले को तो पैसा चाहिए ना भाई, उसके बदले इंटरेस्ट जैसे 6% है या 5% है, तो आरबीआई कर देगी उसको 4%, कि अब इतना पैसा देंगे आपके पैसे, तो 1% का नुकसान हो गया इनको, है ना। अब बेसिकली क्या होगा इससे, कि भाई मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। तो रिवर्स रेपो रेट की अगर हम बात करें, सॉरी, इस केस में इस केस में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी क्योंकि पैसा कम यहाँ पर रखेंगे। और अगर ये रेपो रेट बढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि भाई बैंक ज्यादा ज्यादा पैसा यहाँ डाल देता है, तो मनी सप्लाई कम हो जाती है, तो लोन देने के लिए पैसा कम होता है, तो मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है। रिवर्स रेपो रेट जो रेट आरबीआई को दी जाती है बैंक्स के द्वारा, अगर हम बात करें तो इस तरीके से बोल सकते हो आप। हालांकि आरबीआई पुट करती है इसको और आरबीआई लगाती है, बोरोइंग रेट है। यहाँ तो आरबीआई पे करती है, और यहाँ पर आरबीआई बोरो करती है बैंक से। यहाँ पर बोरो थोड़ी करे हुए हैं, राइट। तो वहां पर क्या बात, अगर रेट अगर हम बात करते हैं तो रेपो रेट का बिल्कुल अपोजिट है ये। तो अगर आर आर बोल लो उसको, आर 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 ओके, तो अगर ये बढ़ जाती है ना तो मनी सप्लाई कम हो जाती है, कुल मिला के बात ये। और सीआरआर क्या होता है, कुछ ऐसा कैश अमाउंट रहता है, परसेंटेज ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, एनडीटीएल, यूपीएससी, पीवाईक्यू, जिसमें बैंक को कुछ पैसा कैश में रखना पड़ता है आरबीआई के पास, है ना। और तो इसमें ये होता है कि भाई जितने भी कैश, जितने भी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है बैंक की, चाहे वो डिपॉजिट्स और व्हाटएवर, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उसका एक फिक्स परसेंटेज ऑफ अमाउंट इन कैश
आरबीआई के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा सीआरआर होगा ना, उतनी ज्यादा, अगर हम बात करें, उतना ही कम लेंडेबल फंड्स होंगे किसके पास, बैंक्स के पास, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये सब रेगुलेट करने के लिए करता है, इन्फ्लेशन कौन करता है, ये आपका आरबीआई। और एसएलआर की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एनडीटीएल के ही परसेंटेज में होता है, फिक्स परसेंटेज में होता है, आरबीआई फिक्स करती है। ये लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में होता है, जैसे गोल्ड, बॉन्ड, कैश, राइट। तो जितना एसएलआर बढ़ेगा उतनी ही लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी बैंक के पास, सिंपल इजी पीसी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना भगाएंगे हम आगे जाकर के, बिकॉज अगर आपको बहुत अच्छे से इसको कवर करना है ना, तो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में आपने पढ़ा हो स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक इकोनॉमी अगर आपने पढ़ी है तो वेल एंड गुड है, उससे अच्छा कुछ हो सकता नहीं है आपके लिए, राइट। तो सब कुछ उन जितने भी डॉट्स हैं वो सबको कनेक्ट कर सकते हैं और रिवीजन हो जाएगा उन सबका, बस ये मैं आपसे कह सकता हूँ। अगर डिटेल में ही पढ़ना है तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड लेक्चर्स चाहिए यूट्यूब पे, चाहे तो आप किसी से ही पढ़ लीजिए या नोट्स पढ़ लीजिए जो हमने प्रोवाइड किए हैं, वर्ल्ड्स के बेस्ट नोट्स हैं। सरप्लस ट्रांसफर टू द सेंटर अगर हम इसकी बात करें तो आरबीआई ने ना लगभग 2.69 लाख करोड़ सेंटर को भेजे हैं 2024-25 में। ठीक है, ये सेंट्रल बोर्ड ने बेसिकली इसको अप्रूव किया है। तो बेसिकली ये है क्या, क्या क्या होता है कि भाई, अगर हम बात करते हैं कि भाई इस कौन सा सरप्लस अमाउंट है, आरबीआई को पैसा दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ये वो इनकम होती है आरबीआई की, जो कि जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी से इंटरेस्ट आया, नेट इंटरेस्ट फ्रॉम लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल्स आया, है ना, इसके अलावा लोन्स, और सीनियरेज क्या होता है, तो ये जो करेंसी प्रिंट करते हैं, साइनियरेज, तो उससे बना हुआ प्रॉफिट अगर हम बात करें तो वो उससे भी प्रॉफिट आता है। इंटरेस्ट अर्न ऑन फॉरेन करेंसी एंड इन्वेस्टमेंट, तो इन सबसे बेसिकली आरबीआई की इनकम आती है, पैसा बचता है तो आरबीआई किसको दे देती है, गवर्नमेंट को, वही है सरप्लस अमाउंट है। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के तहत ये वाला प्रोविजन लेकर के आएगा और उसको तहत ये वाली प्रोसेस की जाती है। तो ये सबसे पहले 2019 में आरबीआई के द्वारा लाया गया था, राइट। और ये किसका पार्ट है, ईआरएम का, तो एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, 2012 में बना था। और आरबीआई का एक्ट को सैंक्शन भी करता है, सेक्शन 47। इसके अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक कैपिटल अंडर ईसीएफ के कंपोनेंट्स क्या है, तो रियलाइज्ड इक्विटी है, राइट, जैसे कि आरबीआई रिजर्व फंड है, कंटिजेंसी फंड है। उसके अलावा कंटिजेंट रिस्क बफर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जिसको हाईलाइट कर देता हूँ ना वो समझ लो बहुत ही जरूरी है, इसको आपको अपने शॉर्ट नोट्स में कंपाइल कर लेना है। तो रियलाइज्ड इक्विटी है, जिसके अंदर एडीएफ, आपकी कंटिजेंसी फंड और रिजर्व फंड्स, ये सब चीजें आ चुकी है, राइट। उसके अगर हम बात करें कंटिजेंट रिस्क बफर में, तो आरबीआई का रियलाइज्ड इक्विटी का पार्ट है ये, जिसके अंदर स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, क्रेडिट, ऑपरेशनल रिस्क, ये सब इसके अंदर दिखा जाता है। रिवेल्युएशन बैलेंसेस की अगर हम बात करें तो अनरियलाइज्ड गेन्स या लॉसेस जो होते हैं, जो कि एक्सचेंज रेट के बढ़ने घटने से, गोल्ड प्राइस से, इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट से, ये सब चीजें होती है। और इनका कमिटी का अगर हम बात करें तो हर 5 साल में इस फ्रेमवर्क को रिव्यू करा जाता है, हर 5 साल। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स की। तो फॉरेक्स रिजर्व में तो आरबीआई की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने कहा इंडिया के पास ना 102.3 बिलियन डॉलर्स का रिजर्व है। समझ रहे हो ना, रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, देखिए इसके अंदर होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डाटा है, गोल्ड रिजर्व्स हैव रीच्ड टू द 102.3 बिलियन। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो कि जो गोल्ड का शेयर है ना, पहले 7% हुआ करता था 10 साल पहले, अब 15% तक बढ़ चुका है। ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, ये बात याद रखना। गोल्ड का शेयर इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स में बढ़ रहा है, और आरबीआई इज द प्राइमरी अथॉरिटी फॉर मैनेजिंग द फॉरेक्स रिजर्व्स इन इंडिया। हाँ, बेसिक है, सिंपल। तो गोल्ड रिजर्व्स हम इंक्रीज क्यों कर रहे हैं? अच्छा, आपने किसने मनी हाइस्ट देखी है बताइए, मनी हाइस्ट किस किसने देखी है भाई इसके अंदर? अगर हम बात करें तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था बर्लिन का। तो बर्लिन जब ये प्लान बना रहे थे, जब हम बात करते हैं प्रोफेसर जो सर्जियो मार्कीना है, ये जब प्लान बना रहे थे तो बर्लिन क्या करता है, एक बार जाता है बैंक ऑफ स्पेन में, राइट, हम बात करते हैं। तो उसमें ना ये क्या करता है कि भाई वहां के मतलब ये एडवाइजर बन करके जाता है, फाइनेंशियल एडवाइजर। और आरबीआई जो वहां का स्पेन जो रिजर्व रिजर्व बैंक है वहां का, उसके गवर्नर से बोलता है कि अपने ना रिजर्व, गोल्ड रिजर्व को बढ़ा दो बहुत ज्यादा, गोल्ड रिजर्व्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दो, क्योंकि मार्केट में ना बहुत तगड़ा डाउनफॉल आने वाला है, और आपको अपनी अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना है तो गोल्ड रिजर्व बढ़ा दो, राइट, ये वाली बात बोली गई थी। तो वो इसलिए बोलता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया में, तो ताकि वो चोरी कर सके ऑफकोर्स, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई इंक्रीजिंग द गोल्ड रिजर्व, तो डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क मिटिगेशन और हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन, सिंपल है यार, इसमें तो वैसा कुछ खास है नहीं। ओके, अब फॉरेन में क्या क्या आता है, तो फॉरेन करेंसी एसेट आता है, जैसे कि करेंसी आ गई हमारे, तो हमारे किस किस में है, यूरो, पाउंड, डॉलर, स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जापानीज येन। गोल्ड रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो ये तो है ही सही।
आईएफ में आईएमएफ में जो हमारी होल्डिंग्स है वो भी हमारे फॉरेक्स में आता है। जैसे कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट जो हमारे एसडीआर है, ये जो इंटरेस्ट बेयरिंग रिजर्व एसेट होते हैं जो कि आईएमएफ होते हैं। जैसे पाकिस्तान ने एसडीआर का इस्तेमाल कर करके कुछ डॉलर, करोड़ों डॉलर उठाए थे। रिजर्व ट्रांच पोजीशन आरटीपी जिसको बोलते हैं, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है कि भाई कौन देता है ये डब्ल्यूटीओ देता है, सॉरी आईएमएफ देता है, सॉरी सॉरी आईएमएफ, राइट। तो अगर हम बात करें तो द इसमें ना इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेंबर्स कोटा एंड द आईएमएफ का होल्डिंग ऑफ द मेंबर करेंसी, एंड देयर दैट इज रेडीली अवेलेबल फॉर द विड्रॉन विदाउट स्ट्रिक्ट कंडीशंस। वो निकाल सकते हैं कभी भी अपनी मर्जी पड़ी। नेक्स्ट बात कर लो रिजर्व बैंक की इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम 2021 की। तो सेंट्रल एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, उन्होंने मतलब इनको बेसिकली क्या कर दिया गया है, इसके अंदर लेकर के आ गया है जो आरबीआई का ओम्बड्समैन है। उसके अंदर बेसिकली किस किस को लेकर के आ गया था, बहुत जरूरी से है ये, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ये किसके अंदर आ चुके हैं अब, आरबीआई की ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर। क्वेश्चन कहां से बनेगा, क्वेश्चन यहां से बनेगा, वो कहेगा कि भाई कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी एंटिटीज या कौन कौन सा इंस्टीट्यूशंस इस ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर कवर होते हैं। तो जितने भी कमर्शियल बैंक है, सबसे ज्यादा याद रखना, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, जो भी जितने भी हैं, नो एक्सेप्शंस, ओके, नो एक्सेप्शन है इस वाले केस में। तो जितने भी कमर्शियल बैंक है वो आरआरबीज जितनी भी हैं, ये आरआर नहीं है, ये आरआरबीज है। शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विद डिपॉजिट साइज ऑफ 50 करोड़। यानी कि आप इतना याद रखना, अर्बन एरिया में जो प्राइमरी शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, राइट, उनका साइज लगभग 50 करोड़ से ज्यादा ही होना चाहिए, वो इसके अंदर आते हैं। उसके अलावा जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, अब देखना यहाँ पर क्या चाहता है, वो है एक्सेप्ट हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनीज, राइट। उसके अलावा विच आर ऑथोराइज टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट ऑफ अ सेट साइज ऑफ अराउंड ए 100 करोड़ रुपीस, ठीक है। उसके अलावा जितने भी ऑल सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं, इंक्लूड सिस्टम प्रोवाइडर विच पार्टिसिपेट इन अ पेमेंट सिस्टम इन अकॉर्डिंग विद द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, वो सारे इसके अंदर पार्ट आते हैं। और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, जितने भी सीआईसीज हैं, याद रखना क्रेडिट रेटिंग कंपनीज नहीं है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है। अच्छा, इसने बेसिकली कौन कौन से एक्ट है जिसको जिसको लेकर के ओम्बड्समैन स्कीम को कंप्लीट किया, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 की है, फिर एनबीएफसी को लेकर के आई थी, और डिजिटल ट्रांजेक्शन को लेकर आई 2009 में। तो इसको इंटीग्रेट करके एक ही बना दिया गया, राइट। तो ये है वन नेशन वन ओम्बड्समैन की यहाँ पर प्रथा को चल मद्देनजर रखते हैं। उसके अलावा कौन कौन से टर्म्स हैं जो न्यूज में रहे हैं व्हेन इट कम्स टू दी आरबीआई, ठीक है। तो सबसे पहले आता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ बोलते हैं। ये क्या करता है, बेसिकली यूपीएससी ना कई बार पूछ लेती है सब चीजें, तो इसको ध्यान रखो आप। जब जब आरबीआई को ना लिक्विडिटी खींचनी होती है ना, हम बात करते हैं जब इकोनॉमी से, तो वो इस वाली टूल का इस्तेमाल करती हैं फ्रॉम कमर्शियल बैंक, बेसिकली विदाउट एनी कोलैटरल्स, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि भाई एसडीएफ ने सबसे पहले तो ये याद रखो, फिक्स्ड रेट रिवर्स रेप, जो रिवर्स रेपो रेट होती है उसको रिप्लेस करके एज अ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो इसको लेकर क्या है, ये एक ओवरनाइट लिक्विडिटी अब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है, जो कि आरबीआई विद फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द आरबीआई टू इंक्रीज इट्स ड्यूरेशन। सब सिंपल है, आरबीआई के पास ताकत है इसको इम्प्लीमेंट करने की, एंड टोटली अगर हम देखें तो इसको इम्प्लीमेंट करने की और एक्सटेंड करने की। इसके अलावा कोई भी एंटिटी दैट इज एलिजिबल फॉर एलएफ कैन यूज दिस स्पेशलिटी, और एसडीएफ विल अवेलेबल एवरी डे इंक्लूडिंग द हॉलीडेज एंड वीकेंड्स। ऐसा नहीं है कि भाई हफ्ते में इतने दिन बंद रहेगा या ऐसा कुछ है। तो ये सबके लिए 24 घंटे 24/7 आवर्स अवेलेबल। नेक्स्ट आता है आपका वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो रेट। ये क्या बोला है भाई, देखो सिंपल सी बात है, रिवर्स रेपो रेट ही होती है, पर इसमें आरबीआई क्या करता है कि भाई इसका इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता, ये वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है, एंड इंटरेस्ट रेट इज नॉट एंड इज डिसाइडेड बाय द मार्केट और मार्केट की फोर्सेस। तो रिवर्स रेपो रेट ये द रेट इज फिक्स्ड बाय द आरबीआई, इसमें फिक्स नहीं होती है, बस इतना सा है। और रिवर्स रेपो रेट पता ही है आपको, मार्केट से अगर एक्सेस लिक्विडिटी को खींचना है, अब्जॉर्ब करना है, तो आरबीआई इसको इंप्लीमेंट करती है, राइट, सिंपल। फिर आता है नेक्स्ट आपका स्विच ऑक्शन। ये क्या है भाई, अच्छा स्विच ऑक्शन का मतलब समझ रहे हो आप, स्विच का मतलब सबको पता ही है, बदलना मतलब, या फिर स्विच करना किसी भी चीज को, ऑक्शन मतलब बोली लगाना, वही होता है। तो ये 2019 में आरबीआई के द्वारा लिखा गया था। इसका ऑब्जेक्टिव इतना ही था कि जो पब्लिक डेट है ना, उसको शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज से बढ़ा करके लॉन्ग डेटेड वन बना दो, बस इतना, उसको लॉन्गर उसका टाइम पीरियड एक्सपांड करना है भाई। हमको तो इस तरीके से कुछ काम करना है ताकि वो
प्रोफाइल्स जो है थोड़ी सी अगर हम देखें तो जैसे कि मेच्योरिटी प्रोफाइल होती है ना, किसी भी डेट की भी उसको उस टाइम तक फुलफिल करना है तो उसको और लॉन्ग ड्यूरेशन भी एक्सटेंड कर देता है। तो ये इसमें मैकेनिज्म देखें तो मार्केट पार्टिसिपेट्स जो होते हैं सेल सोर्स सिक्योरिटीज टू द गवर्नमेंट एंड साइमल्टेनियसली बाय डेस्टिनेशन सिक्योरिटीज एट द कोट एट अ जो कि कोट प्राइस जो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। एंड द प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड थ्रू द ई कुबेर पोर्टल वाया स्विच ट्रांजेक्शन मॉड्यूल। इसमें कुछ नहीं है, जो सोर्स सिक्योरिटीज है उसको सेल कर दी जाती है मार्केट के द्वारा, चाहे वो बैंक्स हो इंडिविजुअल्स हो। दूसरा, डेस्टिनेशन सिक्योरिटीज को लिए जाता है क्योंकि उस पर आरबीआई क्या देती है, पैसा देती है, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट वगैरह ज्यादा वगैरह देती होंगी और थोड़ा इंसेंटिवाइज करती है उसको, तो इतना याद है। बात करते हैं को लेंडिंग नॉर्म्स की, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, आरबीआई ने एक नॉर्म्स डायरेक्शंस इशू किए हैं को लेंडिंग अरेंजमेंट्स को लेकर के, जो बैंक्स और जो एनबीएफसीज के बीच में होते हैं। जैसे कि बहुत सारी ना रेगुलेटेड एंटिटीज होती हैं, वो इसके अंदर पार्टी बन सकती हैं, है ना, विद अदर जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, फॉर द एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट टू द बोरोवर्स एंड सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद एक्सटेंड टू प्रूडेंशियल रेगुलेशन। वो बेसिक ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज है, कुछ नहीं है, ऐसा समझ लो मेरी बात कि ये कहते हैं कि जो नए डायरेक्शन से वो समझते हैं कि ये कहते हैं कि जो मिनिमम शेयर होना चाहिए रेगुलेटेड एंटिटीज का, वो 10% तो कम से कम रहना ही चाहिए, इससे ज्यादा आप लोन्स दे नहीं सकते किसी भी एनबीएफसी को। फिर आता है पीएसएल, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स। ये स्टेटस आप क्लेम कर सकते हो अंडर द को लेंडिंग इफ द लोन क्वालिफाइज एज प्रायोरिटी सेक्टर, जैसे एमएसएमई हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो ये सब। तीसरा, यूनिफॉर्म असेट क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर एक लेंडर टेक्स अ लोन एज नॉन परफॉर्मिंग असेट, अदर को लेंडर्स मस्ट डू द सेम, यानी कि एक बार अगर उसको बोल दिया कि एनपीए है तो वो एनपीए है। समझ गए? पेमेंट एग्रीगेटर्स क्या होता है, पहले बहुत बार समझा चुका हूँ, इसको एक बार पढ़ लो आप। एग्रीगेटर्स क्या होते हैं, एग्रीगेट करते हैं चीजें, राइट, मतलब पेमेंट्स को कलेक्ट करना, है ना, बाय द मेड बाय द कस्टमर टू द मर्चेंट्स थ्रू जो पेमेंट चैनल्स होते हैं, पे में पेटीएम है, गूगल पे है, पेपाल है, ये सारे पेमेंट एग्रीगेटर्स ही तो है यार, मतलब कस्टमर से लेते हैं, मर्चेंट को दे देते हैं, इतनी सी बात है। कंपनीज एक्ट 2013 इसके अंदर ये बने हुए हैं। और नया, अगर हम बात करें, नया फ्रेमवर्क भी है नॉन बैंक पीएस के लिए टू ऑब्टेन द आरबीआई का ऑथराइजेशन, इंपॉर्टेंट है ये। वेज एंड मीज एडवांसेस क्या होते हैं, आरबीआई आरबीआई आरबीआई। हाँ, तो एक टेम्पररी एडवांस होता है जो आरबीआई के द्वारा दिया जाता है टू द गवर्नमेंट, ठीक है, इतना सा है। अगर कोई भी रिसीट एंड पेमेंट्स में मिसमैच हो जाती है गवर्नमेंट ले, राइट, तो उसको कवर करने के लिए, तो इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ फिजिकल फाइनेंशियल, जो फिजिकल डेफिसिट होता है उसको फाइनेंस करने का कोई टूल नहीं है ये, राइट, ये एक शॉर्ट टर्म, अगर हम बात करें तो टेम्पररी एडवांस है। इट ऑल्सो अवेलेबल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट इन यूनिट टेरिटरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको लिख लो। और इसकी लिमिट जो है वो आरबीआई डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन कंसल्ट करके। लीगल तो आरबीआई एक्ट इसको मैंडेट करता है। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो आरबीआई का रेपो रेट ही होता है। हावेवर जो इंटरेस्ट रेट है ओवरड्राफ्ट पे अगर हम बात करें, वो 2% अबव रहता है रेपो रेट से। ड्यूरेशन की बात करें, शेल बी फुली पेड ऑफ विद इन द 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग द डब्ल्यूएमएस, यानी कि गवर्नमेंट को दिया इसने, अब गवर्नमेंट को 3 महीने के अंदर उसको वापस देना है इसको, ठीक है। और वो कैसे देगा, जो रेपो रेट होती है वही इसकी इंटरेस्ट रेट है। अगर ओवरड्राफ्ट थोड़ा ज्यादा लेता है पैसा, या ओवरड्राफ्ट की तरह इस्तेमाल करता है, होता है ना बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, कि अकाउंट में पैसा नहीं है लेकिन फिर भी पैसा निकाल रहे हैं, तो उसमें 2% का ज्यादा टैक्स इनको देना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो है। आरबीआई के द्वारा कुछ न्यू इनिशिएटिव्स है, वो देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको समझते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस यूएलआई की बात करते हैं। तो जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूपीएससी का पीवाईक्यू है ये, इसको डिलीवरी ऑफ क्रेडिट को इनहेंस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, बेटर क्रेडिट असेसमेंट वगैरह। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल सैंडबॉक्स, जैसे कि अगर हम बात करें तो डिजिटल वर्जन है जो करेंसी की अगर हम बात करते हैं, फिएट करेंसी की होती है, सेंट्रल बैंक इसको इशू करेगा। टोकनाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसका मतलब होता है कि जो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है उसको क्रिएट करने की प्रोसेस है टोकन। और रियल वर्ल्ड असेट्स की बात करते हैं, स्टॉक्स और ना डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और ब्लॉकचेन। तो एक लाइन याद कर लेना बस, सीडी एक नेगोशिएबल मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है एंड इशूड इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म एज अ प्रोमिसरी नोट अगेंस्ट द फंडेड डिपॉजिट एट अ बैंक और अदर एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसको शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कर सकते हैं इशू, राइट। उसके अलावा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो परमिट करती है आरबीआई, वो कर सकते हैं। दीज आरआरबीज नहीं कर सकते, लोकल एरिया बैंक नहीं कर सकते, याद रखना, शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज को रेज करने के लिए। इसको डिस्काउंट पर इशू किया जाता है ऑन फेस वैल्यू एंड मेच्योरिटी पे, इसके 1 ईयर की क्या मेच्योरिटी है, राइट, मिनिमम 7 डेज है, इसको फेस वैल्यू पे सेल कर दो, क्या है, यही होता है।
अच्छा, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एनबीएफसीज। तो आरबीआई ने ना सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस दिया है टू फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, एफआईडीसी को। किसको दिया है? फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। जो जितने भी एनबीएफसीज हैं उन पर कौन निगरानी रखेगा? आपका एफआईडीसी। तो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है फॉर एनबीएफसीज, जो रजिस्टर्ड है आरबीआई के अंदर। तो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? सिंपल सी बात है कि भाई वही जो बेसिकली उनकी बेसिकली जो निगरानी रखते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और वो अपने आप रेगुलेट करते हैं, कोई बाहर की थर्ड पार्टी एजेंसी आकर के वहां पर रेगुलेट नहीं करती, या गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं करती। तो सेल्फ रेगुलेटरी है, खुद को रेगुलेट करते हैं ना अपन भी, उसी तरीके से। तो आरबीआई का एक्ट, अगर हम बात करें रीगल रीगल एंटिटीज की, अगर हम बात करें 2024 का ऑमनिबस फ्रेमवर्क बनाया था, उसको चलती ये है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एसआरओ शेल सेटअप एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ऑफ कोर्स कंपनीज एक्ट के अंदर नेटवर्थ होनी चाहिए ठीक ठाक, और वही सब चीजें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो टूवर्ड्स मेंबर्स, तो कोड ऑफ कंडक्ट देता है, ब्ला ब्ला। रेगुलेटर्स के प्रति जो रेगुलेटरी कंप्लाइंस उसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सब चीजें। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए कि भाई अब जो है एफआईडीसी, तो इसका हमको क्या देखना है? इसका हमको देखना है कि भाई कौन कौन इसके अंदर मेंबर बनेगा, कौन कौन से टर्म रहेगा, वो सब चीजें। तो ये थोड़ा सा आपको होमवर्क दे रहा हूँ। एनबीएफसी क्या होती है? कंपनीज एक्ट के अंदर ये स्टैब्लिश होती है, वही लैंडिंग इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सब करते हैं। डिफरेंस क्या है बैंक से? सिंपल है यार, एक्सेप्ट नहीं करती डिमांड डिपॉजिट, यानी कि अकाउंट खोल करके पैसे मत जमा कराओ, आप करा नहीं सकते। एंड एंड आर आउटसाइड द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक्स ऑन देमसेल्फ, राइट? तो ये सब ये दे नहीं सकते। पर क्या बैंक कर सकता है? बिल्कुल, बैंक बिल्कुल कर सकता है, ये बैंक कुछ भी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वन स्टेट वन आरआरबी। तो ये क्यों ऐसा बोला जा रहा है? रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, 26 आरआरबीज को लेकर के उसका अमेलगेमेशन कर दिया। अमेलगेमेशन कर दिया, उनको मर्ज कर दिया, मतलब ये सब बोल रहे हैं। तो 26 बैंक्स को, आरआरबीज को ला करके अंडर आरआरबी एक्ट का जो है 1976 का, उसके अंदर इसको कर दिया गया। तो ये फोर्थ फेज है अमेलगेमेशन का। जो 28 आरआरबीज को जो अगर हम बात करें टोटल, तो 26 स्टेट्स और 2 यूटीज में इसको लेकर के आएंगे। पहले 43 थी, फिर 28 हो गए। अब क्या, अब बात करते हैं एक बढ़ा देगा इसका, ठीक है। तो द फेज ऑफ अमेलगेमेशन की अगर हम बात करें तो डॉक्टर व्यास कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्टर व्यास कमेटी के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था। उसी के अनुसार ये चीजें हैं। आरआरबी क्या होता है? 1975 में स्टैब्लिश किए गए थे। सिंपल है यार, नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया। आई I मीन जो उनके रिकमेंडेशंस को लेकर के, और वही सब चीजें हैं। गवर्नमेंट के पास 50% है, स्टेट गवर्नमेंट का 15, और स्पॉन्सर बैंक के पास 35। तो इतना याद रखेंगे, गवर्नमेंट के पास कितना है? 50% है। स्टेट गवर्नमेंट के पास कितने हैं? 15% है। और स्पॉन्सर बैंक के पास 35% है। ये सेंट्रल, ये स्टेट, ये स्पॉन्सर, समझ गए? रेगुलेशन तो आरबीआई करता है कोर्स, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। और एन जो आपका नाबार्ड है वो भी करता है, जो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए होता है, राइट? और आईटी एक्ट पे लागू होता है। 22,000 ब्रांचेस 700 डिस्ट्रिक्ट में, विद 92% ब्रांचेस रूरल एंड अर्बन, और सेमी अर्बन में है। 75% अगर हम बात करें, इसको अलोकेट करना पड़ता है टू द एनबीसी को, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, और क्रेडिट इक्विवेलेंट और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, विच एवर इज हायर टू द पीएसएल। समझ गए? जितना पैसा है उसका पीएसएल का देना पड़ता है। अब पीएसएल क्या होता है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, वुमेन, एससी एसटी, सब उनको देना पड़ता है अमाउंट टू एज अ लोन। और उनको ना अपना कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो भी, सी आर जो होता है उसको मैनेज करना पड़ता है, वो 9% है एज पर द आरबीआई का नोट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो आरबीआई ने क्या करा है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को, फॉर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ स्मॉल फाइनेंस बैंक टू अ यूनिवर्सल बैंक। कितनी बड़ी बात है! इसका प्रोसेस यूपीएससी के लिए बहुत जबरदस्त है, क्योंकि एक टिकट सबसे पहली बार हो रहा है, इसको याद रखना। तो यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस की अगर हम बात करें तो ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दी जाती है टू ऑफर अ वाइड एरे ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। इसमें कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी एक ही अम्ब्रेला के अंदर दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल बैंकिंग की बेसिक डेफिनेशन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये जरूरी है आपके लिए। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो शेड्यूल स्टेटस होना चाहिए फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। यानी कि अगर आपको यूनिवर्सल बैंक बनना है तो पहले शेड्यूल बैंक बनो। फिर स्टॉक लिस्टिंग की बात करें तो इसके जो शेयर्स है, बैंक शुड हैव बीन लिस्टेड इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, बीएसई। नेटवर्थ कम से कम 1,000 करोड़ की होनी चाहिए मिनिमम। सीआरएआर की बात करें तो एसएफबी के अनुसार के लिए जो बेसिकली बता रखी है, जैसे आरआरबी के लिए देखा हमने ऊपर 9% है। तो इसके लिए कितनी है मुझे बताओ आप कमेंट्स में।
कि भाई एसएफबीस के लिए कितनी है। फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए लगभग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में। और एसेट क्वालिटी की बात करते हैं तो इनका जो जीएनपीए है, यानी कि ग्रोस एनपीए जिनका है और नेट एनपीए जिनका है, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द 3% ऑफ जीएनपीए और 1% नेट एनपीए, राइट, ओवर द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। प्रमोटर रिक्वायर की बात करें तो नो एडिशन ऑफ अ न्यू प्रमोटर और चेंजेस टू द एक्सिस्टिंग प्रमोटर ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। प्रेफरेंस की बात करें तो एसएफबी विल बी अ डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो विल बी प्रेफर्ड, यानी कि जिन भी एसएफबीज का लोन देने का जो क्राइटेरिया है वो डाइवर्सिफाई है, यानी कि जो उनका ऑडियंस है जिनको देते हैं कस्टमर्स है उनको ज्यादा अगर हम बात करें प्रायोरिटाइज किया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनका ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। स्मॉल फाइनेंस की अगर हम बात करें, बैंक्स की बात करें तो जेनेसिस तो 2014-15 के बजट में ही था और कंपनी एक्ट के अंदर आता है, सेक्शन 22 के अंदर लाइसेंस मिलता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो सेविंग व्हीकल्स टू अंडरस्टैंड एंड ओके, ऐसे ऐसे लोग जो अनसर्व्ड है, अंडर सर्व्ड है, उनको लोन्स और फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए बहुत जबरदस्त आपका है। जैसे स्मॉल बिजनेस यूनिट हो गई, राइट, स्मॉल पोस्ट ऑपरेशन करते हैं उन लोगों के लिए कैपिटल रिक्वायर मिनिमम तो 200 करोड़ है फॉर स्मॉल बैंक। और फॉर प्राइमरी कोऑपरेटिव्स के लिए हम बात करें तो 100 करोड़ है, विच विल हैव टू इंक्रीज टू 200 करोड़। ठीक है, तो इतना आप इसको याद रखेंगे। अब प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें नॉर्म्स की, सॉरी, तो फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की तो न्यू रूल आया आरबीआई के द्वारा। तो वो देख लेते हैं। पहले क्या रूल था कि भाई 75% देनी होती थी, है ना, अपनी एनबीएससी को। अब इसमें से 40% मैंडेटरी तो आपको पीएसएल को देना ही था और 35% फ्लेक्सिबल एलोकेशन था, यानी कि वो चूज कर सकते हैं पीएसएल सेक्टर्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कि भाई जहां से अच्छा रिटर्न आने की उम्मीद है। अब क्या कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया 60% तक। ये बहुत जबरदस्त है कि भाई पीएसएल कम दो आप। 40% तो स्टिल मैंडेटरी यही से, और 20% जो फ्लेक्सिबल वाला था नॉन पीएसएल में वो दे सकते हैं, जो नॉन पीएसएल सिक्योर्ड लोन है वहां पर दे सकते हैं। तो अब ये देख लो कब आया था भैया, तो ये 1970 की बात है, उसके दशक में था आपका। और प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए इन सब में आपके इसको स्टेब्लिश किया गया था। और जैसे कि आपका एग्रीकल्चरल, एमएसएमई, एक्सपोर्ट, क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल, राइट। और कौन कौन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये तो सब पे होता है ऑलमोस्ट। कमर्शियल बैंक होता है, जैसे कि आप कमर्शियल बैंक्स में आपका आरआरबी भी आ जाएगा, आपका एसएफबीज भी आ जाएगा, आपका लोकल एरिया बैंक्स भी आ जाएंगे। फिर प्रायोरिटी जो प्राइमरी बैंक्स हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स है वो भी आ जाएंगे, अदर देन सैलरी अर्नर्स बैंक, सब नाम याद रखें। अब आता है बहुत जरूरी एक्ट, आता है भाई, बहुत ही जरूरी है ये, बहुत जरूरी एक्ट है ये, सरफाइजी, बहुत जरूरी एक्ट सरफाइजी 2002। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया कि जो एनोमलीज हैं सरफाइजी एक्ट के अंदर, राइट, जो 2002 का एक्ट है उसके अंदर उसको लेकर के, तो उसमें कहा कि कॉन्ट्रडिक्शन क्या है। तो सेक्शन 13 इसका जो है, बोरोवर्स लूजेस देयर स्टैट्यूटरी राइट्स टू पे बैक द डेट इन फुल एंड रिकवर द सिक्योर्ड एसेट्स वंस द ऑक्शन नोटिस इज पब्लिश्ड। एक तो ये है। दूसरा रूल 8 और 9 क्या कहता है, इंडिकेटेड कि जो बोरोवर्स हैं स्टिल हैव द विंडो टू रिडीम इवन आफ्टर पब्लिकेशन अप अंटिल द ऑक्शन डेट। यानी कि भाई अगर देखो, अगर ना एक बार इशू कर दिया कि भाई इसकी बोली लगेगी, है ना, ये लोन नहीं चुका है, पैसा इससे कलेक्ट कर लेंगे बेच करके, तो जब तक बोली कंप्लीट नहीं हो जाती ना, लग नहीं जाती उस दिन तक, वो बेसिकली चांसेस होता है कि बोरोवर्स के पास विंडो है कि वो रिडीम कर ले। ठीक है, तो इस तरह से। अब सरफेसी एक्ट में इसका ऑब्जेक्टिव तो वही है, रिकवर करना बहुत अच्छे से एनपीएस वगैरह को, सब तो नॉट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या करता है, एनपीए नोटिस दिया जाता है, क्लासिफाइड जो एनपीएस होते हैं आरबीआई के रेगुलेशंस के अनुसार, उसके बाद इसको डिक्लेयर करते हैं। अब की मेथड क्या होता है, एक तो होता है सिक्योरिटाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का पीवाईक्यू है ये। अब एक याद रखना, असेट रिकंस्ट्रक्शन, ये तो पढ़ा ही है कई बार इसमें। सिक्योरिटी प्राइस सिक्योरिटाइजेशन की अगर हम बात करें तो जैसे कि ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होते हैं वेयर रिस्क ऑफ रिकवरी इन स्टेट असेट्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट। अब जैसे ट्रेडेबल सिक्योरिटीज हो गई डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल, तो वहां पर इसको रीपैकेजिंग करके डाल। असेट रिकंस्ट्रक्शन में तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाई जाती है, उनको दे दी जाती है, आरबीआई रेगुलेट करता है उनको। वैसे कि जितने भी एनपीएस हैं बैंक्स के हो गए, तो वो बैंक्स क्या करते हैं, इनको रीच करते हैं, रीच आउट करते हैं, तो ये उनसे रिकवर करने में हेल्प करते हैं, और ये बेसिकली सब चार्जेस लेते हैं, खरीद लेते हैं एक तरीके से। तो वही है सब। कोड फ्री इन्फोर्समेंट है, सेंट्रल रजिस्ट्रार, अगर हम इसकी बात करें तो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स 255 और ये तो बेसिक है यार। तो बेसिकली अगर इसके खिलाफ कोई बात करनी हो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में जाती है बात।
सिर्फ ग्रीवियंसेस है उनको रिजोल्व करने के लिए। और ये आपका रिकवरी वो डेट बैंक्रप्सी एक 1993 के अंदर बनाया गया। सिंपल। आगे बढ़े, कुछ की डेवलपमेंट्स है वो देख लेते हैं। ऑलराइट, सो अब देखते हैं कुछ अदर की डेवलपमेंट्स क्या है। स्विफ्ट मैसेजिंग नेटवर्क की बात करते हैं तो इंडियन बैंक्स ने एक्सेलरेट करा इसका अडॉप्शन। क्यों? ये बेसिकली क्या होता है, देखिए, ये ना एक सिक्योर मैसेजिंग नेटवर्क है जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करता है। राइट, इसमें कम से कम 11,000 इंस्टीट्यूशन है अक्रॉस 200 कंट्रीज। तो जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं वो सब कनेक्टेड है। कि जितने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड फैसिलिटीज है उसको मदद करता है उसको लेकर के। 1973 में इतने बैंक्स ने इतनी कंट्रीज में स्टार्ट किया था। हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। पर्पस वो स्ट्रीमलाइन करना क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल कम्युनिकेशन को। वो सब चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इन पोस्ट पेमेंट बैंक्स की। तो 2018 में आया था, 100% गवर्नमेंट ओन्ड पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो हेल्प करते हैं बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, जो जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, ब्ला ब्ला, तो उनको हेल्प करते हैं ये सब, है ना, पेमेंट बैंक्स होना। तो एक बात और ये है ना, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं 2 लाख तक का। ये कितना याद रखना। पीसीए फ्रेमवर्क क्या होता है? पीसीए पता है आपको क्या होता है? मैंने पहले ही इसको बेसिकली डिस्कस किया, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है ये। तो अभी क्या हुआ कि 500 प्राइमरी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है आरबीआई सुपरवाइजरी के अंदर, वो शिफ्ट करेंगे टू द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो इसमें बेसिकली आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 2024 में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। ठीक है, और शेड्यूल के लिए किया था 2002 में। इसमें बेसिकली क्या होगा, इसने रिप्लेस किया था जो सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क चल रहा था उस समय। ऑब्जेक्टिव तो वही है कि जो इंटरवेंशन होता है, सुपरवाइजरी इंटरवेंशन एट अप्रोप्रिएट टाइम, ताकि यूसीबी के जो मेजर रिमीडियल मेजर्स हैं उन पर अच्छे से काम कर सके, फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन करें। जितने भी बैंक्स और एनबीएफसी है, ये दोनों जगह क्या होता है, एप्लीकेबल है पीसीए फ्रेमवर्क। कैपिटल एडिकेसी रेशियो या मेंटेन करना होता है। असेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी इसके की एरियाज है, मतलब इसको मॉनिटर करने के लिए। तो यही इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर इन सबकी सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि एनपीए वगैरह ना। कार क्या होता है वो सिंपल, हम पहले देख चुके हैं, टोटल कैपिटल टू टोटल रिस्क वेटेड असेट्स। कि भाई टोटल कैपिटल कितनी हो, कितने रिस्क में है, तो उसका रेशियो निकालना। फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, ये बेसिकली 2025 में आया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। एक रिस्क बेस्ड मैट्रिक है जो क्लासिफाई करता है मोबाइल नंबर टू हैव एसोसिएटेड विद मीडियम हाई और वेरी हाई रिस्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। वो सब चीजें यार इसमें नॉट सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन। तो इसमें सबसे जरूरी क्या है? सबसे पहले आता है एफआरबीएम एक्ट, जो कि नन अदर देन द लेजेंड ऑफ द लेजेंड, अगर हम बात करें, क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक सेगमेंट का। तो एफआरबीएम पता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। तो जो क्या है उनकी रिपोर्ट में आए, उन्होंने कहा है कि इनकंसिस्टेंसी है इसके इम्प्लीमेंटेशन में। कैसे भाई? तो पहले इसके बारे में जान लो। 2003 में आया था ये। तो ये बेसिकली हेल्प करता है तो इंटर जनरेशनल जो इक्विटी है फिजिकल मैनेजमेंट में, और इंश्योर करता है लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, इसको लेकर के। और वही है कि कोई कैग जो है इसको मैंडेट करेगा, सॉरी, कंडक्ट करेगा एनुअल कंप्लायंस रिव्यू। राइट, वो सब चीजें। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मतलब ये वो वाले डॉक्यूमेंट्स है जो बजट के साथ आते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है। दूसरा मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट है। और एक फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट है ना। तो ये बेसिकली क्या करता है कि ये मैंडेट करता है कि बजट के साथ ये तीनों चीजें आना जरूरी है। क्या आएगा? मैक्रो स्टेटमेंट आएगा, एक मीडियम टर्म आएगा और एक फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी आएगी। ठीक है, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं कि टारगेट्स और एफआरबीएम एक्ट की अगर हम बात करें, तो एफआरबीएम ना कुछ बातें बोलता है, जैसे कि फिजिकल डेफिशिएट 3% रहना चाहिए जीडीपी का। डेट लिमिट जो है जनरल गवर्नमेंट की 60% या उससे कम होनी चाहिए, सेंट्रल की 40 होनी चाहिए। राइट, टोटल 60 होनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिवाइज फिजिकल कंसोलिडेशन पर अगर हम बात करें तो 4.5% ऑफ जीडीपी फिजिकल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। और एडिशनल गारंटीज की अगर हम बात करें तो 0.5% या उससे कम ही होना चाहिए बेसिकली जीडीपी का एनी ईयर। ठीक है, तो ये इस तरीके से बात है। की फाइंडिंग है कि भाई जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो थोड़ा सा बढ़ गया, 61.38 चल गया, वो गलत हो गया, है ना। तो ये डिपेंड करती है हाइयर रिस्क टू डिफॉल्ट की तरफ बेसिकली आपका केस जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है टू रिवेन्यू रिसिट्स, मतलब ये रेशियो भी बढ़ चुका है, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन मार्जिनली बढ़ा है, 35 से 38 आ चुका है। फिर बात करते हैं कंप्लायंस विद गारंटी लिमिट्स, है ना, कि भाई जो लीगल सीलिंग होती है 0.5% ऑफ द जीडीपी की, वो इनएक्यूरेट है अभी कुछ टाइम से। अनरियलाइज टैक्स रिवेन्यूज काफी की अगर हम बात करें तो ये बोले तो गए हैं लेकिन कभी लिए नहीं गए हैं, इसको रियलाइज नहीं किया गया है।
तो 21.30 ट्रिलियन बाय द एंड ऑफ टू, विच शोज, बताइए इतना है 21.30 ट्रिलियन की बेसिकली रिपोर्ट इसके अंदर बताते हैं। तो लार्ज पोर्शन ऑफ दिस अनरियलाइज्ड अमाउंट वाज नॉट अंडर डिस्प्यूट्स, और ये कहते हैं कि टैक्स इन्फोर्समेंट और रिकवरी प्रोसेस का फॉल्ट है। कुछ टर्म्स है जैसे फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, यूपीएससी ने पूछा भी है। प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू, इफेक्टिव रेवेन्यू, और आपका फिस्कल स्लिपेज। एक बार इसको पढ़ लेना, हालांकि पढ़ा चुका हूँ इसको मैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर की। तो डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या क्या आते हैं आपके, भाई इसमें फोल किस पे आता है, एक ही पर्सन पे आता है। इनडायरेक्ट में बहुत सारे लोगों पे आता है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट कैपिटल गेन टैक्स, ये सब चीजें। इसको सीबीडीटी, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स होता है, वो इसको एडमिनिस्टर करता है। ये कौन करता है? ये प्रोग्रेसिव होता है या रेग्रेसिव होता है? इनकम के साथ बढ़ता है, इनकम के साथ कम हो जाता है। जीएसटीएस में कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी है, इसको सीबीआईसी करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। ठीक है। अब प्रेसिडेंट ने क्या किया है कि भाई अपना असेंट दिया इनकम टैक्स एक्ट 2025 को, जो 1961 के एक्ट को रिप्लेस करता है। ठीक है, शॉर्टर सिंपल है। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, इन सबको इनका प्रोविजंस डाला है टू सेपरेट सेक्शंस में। जो एमएटी क्या होता है, टैक्स देगा। जो नेट जीरो टैक्स कंपनीज है उनको भी टैक्स देना पड़ेगा, मिनिमम टैक्स तो देना ही पड़ता है। ठीक है। और एएमटी में होता है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, इसमें सिमिलर प्रोविजन है एमएट से, विच इज एप्लीकेबल टू नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स। ठीक है, कॉर्पोरेट्स के लिए, नॉन कॉर्पोरेट के लिए। इसके अलावा और कुछ है? बिल्कुल है। सेफ हार्बर क्या होता है बताइए? सेफ हार्बर बेसिकली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उन्होंने क्या बोला है, एक अमेंडमेंट निकाला है आईटी रूल्स में। तो उन्होंने कहा कि जो स्कोप है सेफ हार्बर का, उसको एक्सपेंड कर दिया। इंक्रीजिंग द थ्रेशोल्ड, कि भाई 200 करोड़ से नहीं, अब 300 करोड़ तक का आपका सेफ हार्बर अवेल कर सकते हैं। लिथियम आयन बैटरीज का यूज जो अगर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स में करते हैं, वो डेफिनेशन में आ चुका है कोर ऑटो कंपोनेंट। तो इससे भी बच सकते हैं, है ना। सेफ हार्बर इज जनरली डिफाइंड एज सर्कमस्टांसेस जहां पर टैक्स अथॉरिटी एक्सेप्ट करती है कि जो ट्रांसफर प्राइस है डिक्लेयर बाय द टैक्स पेयर, सॉरी, टू बी इट्स आर्म्स लेंथ। इनकम टैक्स जो है एम्पावर करता है सीबीडीटी सेफ हार्बर रूल बनाने के लिए, सिंपल। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो सीबीडीटी जो है इसने साइन किया हाईएस्ट नंबर ऑफ एडवांसेस एग्रीमेंट्स। और इसमें बेसिकली क्या होता है, बोर्ड के बीच में, बिटवीन द बोर्ड एंड द पर्सन जो टैक्स पेयर है उसके बीच में ये वाला एग्रीमेंट होता है। सर्टेनिटी देता है ये, बस और कुछ नहीं करता टैक्स पेयर को। इन द एयर ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, कि भाई प्राइसिंग मेथड्स और जो आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल है उनको हेल्प करता है। देखो आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल बताता हूँ क्या होता है। आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो। देखिए सुनो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है वाली बात सुनना। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं जीएसटी की। बेसिकली 56th में मीटिंग हुई थी, एंड उसने जीएसटी 2.0 को बेसिकली यहाँ पर अप्रूव किया। क्या मतलब है इसका? सिंपल सी बात है, जीएसटी को और रैशनलाइज करने की बात करी गई है, और इसको सिर्फ और सिर्फ टू स्लैब का स्ट्रक्चर बनाने की यहाँ पे बात करी है, जो कि कर भी दिया इन लोगों ने। ठीक है, जीएसटी के बारे में इतना तो कुछ पता ही है आपको, ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं, राइट। और स्टैटिक का पार्ट है, सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है, 2017 में आया था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। 17 डिफरेंट टैक्सेस और 13 सेसेस को मिला करके एक बना दिया गया। मेन कंपोनेंट क्या है इसके? सेंट्रल जीएसटी, स्टेट और इंटीग्रेटेड भी है, और उसके अलावा यूटी का भी है। ठीक है, राइट। डेस्टिनेशन बेस्ड आपका टैक्स है, ये सिंपल सी बात है, बहुत ही बेसिक है। तो अभी इसने क्या किया देखिए, एक नया टैक्स स्ट्रक्चर बना दिया, टू स्लैब सिस्टम, 5% और 18% का। पहले जो 12 और 28% के थे, 4 स्लैब, उनको उड़ा दिया गया। एक 40% की स्पेशल डीमेरिट रेट अप्लाई किया टू द सिन गुड्स, जैसे कि आपके टोबाकू, सिगरेट्स, है ना, ये सब चीजें। एंड जो सिलेक्टेड लग्जरी आइटम्स है उनको रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस किया कॉम्पनसेशन सेज लेवी। और जो एक मीडियन टैक्स रेट है वो 12% से 5% कर दिया गया है। मतलब मीन टैक्स इतना तो लगेगा, जीएसटी इतना तो लगेगा, ये इसको एक बात बोलते हैं। ठीक है, और ये सब चीजें आप एक बार देख लीजिए। अब रिलीफ क्या है, जैसे एफएमजी, एफएमसीजी जो प्रोडक्ट होता है एसेंशियल वगैरह, उसको 5% कर दिया गया, हेल्थ भी 5%। और जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं ना, स्पेशली 36 है वो, इसकी पूरी लिस्ट है, उस पर तो 1 रुपए का भी नहीं लगेगा, राइट। पहले मेडिसिन थे ना 12% का लगता था, उनको तो 5% कर दिया, और असेंशियल पे नील कर दिया। की इकोनॉमिक ड्राइवर्स है जैसे कि आपके सीमेंट, ये सब चीजें, उनको 18% कर दिया। एयर कंडीशनर्स, ये सब चीजें। ट्रांसपोर्टेशन को भी 18% कर दिया, तो एलपीजी और सीएनजी, डीजल, ये सब चीजें कर दिया गया। हाँ ठीक है, अच्छा है। तो और जीएसटी का तो पता ही है आपको, टैक्स से पहले ट्राइब्यूनल होता है, वहां पर जाएगा, फॉर्मली लॉन्च किया गवर्नमेंट ने 2025 में। और वो सब चीजें इजी, रजिस्ट्रेशन कर दिया, ऑप्शनल जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, सिंप्लीफाइड वे है, एक्सपोर्ट को भी बेनिफिट दिया, इंटरमीडिएट सर्विस वगैरह जो देते हैं।
जीएसटी काउंसिल किसको नहीं पता, न्यू दिल्ली में सेक्रेटेरिएट है ना। और आर्टिकल 279 ए के अंदर इसको स्टैब्लिश किया, एक्स अमेंडमेंट ला करके वंस एवरी क्वार्टर मिलते हैं ये मॉडल जीएसटी, टैक्स एक्सेम्पशन और थ्रेशोल्ड्स, ये सब चीजें कौन ये करते हैं, यही करते हैं। और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को चेयर करता है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू या फाइनेंस का बेसिकली इसके अंदर कौन होता है, वो भी इसका मेंबर होता है। फाइनेंस मिनिस्टर जितने भी स्टेट्स के यूटीज के हैं वो आएंगे यहाँ पर और बैठेंगे। राइट, वेटेड सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर वोटिंग होती है, वन थर्ड सेंटर के पास, टू थर्ड स्टेट के पास रहता है, और थ्री फोर्थ मेजोरिटी से डिसीजन होता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नमूना है, ठीक है। अच्छा, अदर की टर्म्स देख लेते हैं फटाफट से, सिर्फ और सिर्फ जो जरूरी है ना उसको मैं इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दूंगा और वही पढ़ लेना। पहला आता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, सबको पता है क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर कहीं पर किसी देश में प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ अगर लगा दिया जाए, दैट अ डोमेस्टिक गवर्नमेंट इम्पोजेस ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स, जैसे मान लीजिए चाइना क्या करता है, बहुत बार ना एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है, यूएस लगाता है स्पेशली, कि भाई आपके प्रोडक्ट में ये दिक्कत है वो दिक्कत है, फिर हमारे देश में आकर के ना हमारे अगर कंपटीशन बिगाड़ दे रहा है फॉर सब एनी रीजन, राइट, तो हमारे प्रोडक्ट को वहां पर ना महंगा कर देता है, तो वो बिकते बड़े मुश्किल से हैं, तो इस तरीके से होता है। सिंपल। सेकंड आता है आपका सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी क्या होती है, तो एक एक बेसिकली अगर हम बात करें तो फॉर्म ऑफ सेफ गार्ड मेजर, सिंपल। ये डब्ल्यूटीओ के द्वारा, डब्ल्यूटीओ की जो मेंबर कंट्रीज है उनके द्वारा इसको लगाया जाता है। एंड इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने की होती है टू द डोमेस्टिक प्लेयर्स अगेंस्ट द सडन एंड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। जैसे बहुत बार मान लो क्या हुआ कि भाई भारत में भी और किसी प्रकार के साड़ी आ रही है, साड़ी या फिर ज्वेलरी आ रही है, लेकिन वही चीज आप बात कर लीजिए मिडिल ईस्ट से आ रही है, या फिर आप बताइए साउथ ईस्ट एशिया से आ रही है, तो वो सस्ती रहेगी, तो यहाँ के लोगों को तो हानि पहुंचेगी ना, तो एक सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई जाती है, राइट। और इसको किसी पर्टिकुलर कंट्री के अगेंस्ट नहीं होता है, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट आता है आपका ऑफ बजट बोरोइंग। तो इसमें होता है गवर्नमेंट, ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होता है बजट में कि हम कहाँ से बोरो करेंगे, पर इसको क्या होता है कि बाद में ये गवर्नमेंट अकाउंट जो पीएसयूज हैं और एंटिटीज है उनके थ्रू क्या करते हैं, बोरोइंग करते ही है, ठीक है। और ये जितने भी ये फिजिकल डेफिसिट की जो बुक होती है वहां उनसे अलग ही रखा जाता है इसको, मतलब फर्क पड़ता नहीं है, right? यानी फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस नहीं कर सकते आप उसे, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ये रिड्यूस होती है, ये सबसे बड़ी कंसर्न तो यही है कि भाई पार्लियामेंट से पास कराना चाहिए ना, एक भी रुपया आ रहा है या जा रहा है, तो बट ये नहीं कराते। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स को देखते हैं, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की क्या कंडीशन है, किस तरीके से रहा है, और करंट अफेयर्स बेसिकली हम वो देखेंगे। तो सिंपल सी बात है, मनी मार्केट देखा हुआ है हमने, कैपिटल मार्केट देखा है, मनी मार्केट का क्या क्या पार्ट होता है, सिंपल सी बात है, देखिए इसमें ना आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दैट कि मनी मार्केट रिलेटेड टू द मनी, इतना बस अब याद रहो, कैपिटल मतलब असेट और इन सब चीजों को लेकर के कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, बट विच इज नॉट मनी, मॉनिटरीली नहीं है। तो जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कि मनी मार्केट तो शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए होता है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए होता है। इसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है। हाई और होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, ड्यूरेशन एक साल से ज्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है, लो रिस्क होता है, और आरबीआई इसको गवर्न करता है, मनी मार्केट है, सिंपल सी बात है ना। की पर्पज तो वही है कि जो टेम्पररी कैश क्रंचेस आ रहे हैं बैंक गवर्नमेंट बिग कॉर्पोरेट्स, उसको सोल्व करना है, ये कैपिटल बढ़ाने की बात करता है, वेल्थ क्रिएट की। कॉमन इंस्ट्रूमेंट तो यही है, ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। अच्छा देखिए इसमें ना कमर्शियल पेपर, सॉरी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, और आई थिंक ट्रेजरी बिल्स, ये तो पूछे हुए हैं यूपीएससी ने पीवाईक्यू से, वेरी वेरी क्रूशियल, तो ये बहुत ही क्रूशियल है। ये गवर्नमेंट करती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए, बिल निकाल देगी, वो लोग खरीदते हैं। कॉल मनी होता है इंटर बैंक ओवरनाइट, जैसे कि एक बैंक दूसरे बैंक से ले लेगा, है ना, ओवरनाइट 15 दिन के लिए, फोर्टनाइट के लिए, सब चीजें। और कमर्शियल पेपर होते हैं जो कॉर्पोरेट निकालती है ताकि उनको इमीडिएट फंडिंग हो जाए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है बैंक फंड्स फ्रॉम अ बिग इन्वेस्टर, कोई बड़ा इन्वेस्टर है, वो बैंक उससे पैसा मांग रहा है, तो कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पर होता है कि आपके सब टाइप्स एंड इंस्ट्रूमेंट अगर हम देखें तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होता ही है। इसमें जैसे आईपीओ आ गए, शेयर इशू कर दिए, बीएससी एनएससी है, ट्रांजेक्शन जो होते हैं ना ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स डिबेंचर्स हैं, फ्यूचर ऑप्शंस हैं, है ना, ये सब चीजें हैं। सेबी के बारे में देखें तो सेबी बोर्ड ने रिलैक्स किए हैं कि रेगुलेशन एंड इंट्रोड्यूस द स्वागत एफआई फ्रेमवर्क टू इंप्रूव द इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट एंड रिड्यूस रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है। तो सेबी जो है अगर हम बात करें तो कब आई थी, 1988 में, 1992 का इसका एक्ट है, स्टेटूटरी बॉडी का बनी है 1932 में, ठीक है। हाँ सिंपल सी वही सब चीजें हैं यार। या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्न करता है इसको, चेयरमैन होता है जो यूनियन गवर्नमेंट लेकर के आती है, टू मेंबर्स होते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर को, मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, एक मेंबर होता है जो आरबीआई को रिप्रेजेंट करता है, 5 मेंबर्स होते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके बाद 3 फुल टाइम मेंबर्स जो होते हैं वो अभी अपॉइंट करता है। स्वागत एफआई क्या है, बेसिकली ये सेबी का अप्रूव इंट्रोडक्शन है टू द सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस टू ट्रस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स।
फ्रेमवर्क है। एफपीआई और जो फॉरेन के वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको और ट्रस्ट बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये वाला जो है इनिशिएटिव लेकर। अब इसमें क्या होगा कि जब एफपीआई इन्वेस्ट करते हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज में ऑन पब्लिक मार्केट, और एफपीसीआई इन्वेस्ट करते हैं वेंचर कैपिटल फंड में, उसको रीक्लासिफाई किया कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कैसे होते हैं, उसको इक्विटी की तरह माना है ना। वही सब चीजें नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये जरूरी है आपके लिए। और कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे आपके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, यूपीएससी का पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है भाई, 2025 का आई गेस, या तो 25 का या 24 का ही है, ठीक है, इतना आप याद रखना। अभी ऐसे फंड होते हैं जो कि बेसिक और इन जनरल जो इन्वेस्टमेंट चैनल्स होते हैं उससे अलग होता है इसमें, जैसे कि ये प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल की तरह काम करता है, जो फंड कलेक्ट करते हैं, जिसकी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो गए, चाहे वो इंडिया के हों चाहे फॉरेन के हों, वो कंट्री की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अनुसार, राइट, ताकि इन्वेस्टर्स को बेनिफिट हो उसके अनुसार यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और मनी पूल करते हैं। तो इसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी करेगा ऑफकोर्स, और सेबी के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रेगुलेशन थे 2012, उसके अनुसार आरबीआई एग्जाम करता है स्वामी यानी कि स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिनी मिड इनकम हाउसिंग फंड, अ गवर्नमेंट बैक्ड फंड फ्रॉम इट्स टाइटन रूल्स ऑफ एआई। हाँ, ये तो सिंपल है, छोड़ो इसको। मतलब इतना याद रखना कि आरबीआई ने इन इस वाले पर्टिकुलर चीज को, हाउसिंग फंड को बाहर रखा है, एग्जेम्प्ट रखा है, ठीक है। और आरबीआई इसका रेगुलेटरी गाइडलाइंस को निकाल करके लेके आती है। सिंपल है, कैटेगरीज कौन कौन से ये जरूरी है। अब ये पूछ सकता है इस बार, पिछली बार ये नहीं पूछा था ना, अब पूछ लेगा इस बार, बताइए। तो कैटेगरीज होती है एआईएफ की, पहला कैटेगरी होगा जैसे स्टार्टअप्स में कर दिया, अर्ली स्टेज वेंचर्स में कर दिया, सेक्टर्स में सो जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है ना, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड, एंजल फंड्स, ये सब चीजें कैटेगरी वन में आते हैं। कैटेगरी टू में आते हैं आपके जो कि डू नॉट यूज लेवरेज और डेट्स अदर देन कवर्ड टू देयर डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड, डेट फंड्स, रियल एस्टेट फंड्स। छोटे मोटे नहीं, ये बड़े वाले, ये बहुत बड़े वाले, ठीक है। कैटेगरी थ्री में आते हैं आपके, इट में यूज लेवरेज इंक्लूडिंग थ्रू द इन्वेस्टमेंट इज लिस्टेड और अनलिस्टेड डेरिवेटिव, जैसे हेज फंड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो पब्लिक इक्विटी में करते हैं ना, पाइप बोलते हैं उसको, है ना। तो ये सब चीजें हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए बता दिया मैंने। इक्विटी डेरिवेटिव्स क्या होता है? एक डेरिवेटिव क्या होता है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि अपनी वैल्यू डिराइव करता है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट, जैसे क्रूड ऑयल और ये सब होता है ना, वो, है ना। तो इक्विटी शेयर्स, अंडरलाइंग एसेट क्या होता है? इक्विटी शेयर्स फॉर इंडेक्स, प्रीशियस मेटल, समझ गए आप, कमोडिटीज, करेंसी, इंटरेस्ट, फॉरेक्स वगैरह, और इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स है, ये सब चीजें इनकी वैल्यू जो होती है पार्टली ड्राइव फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग इक्विटी एसेट्स। फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं आर द मोस्ट कॉमनली ट्रेडेड इक्विटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट, सिंपल है। और ये बड़ा अजीब चल रहा है अभी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ऑलराइट, ओके। फ्रंट रनिंग की बात करते हो, इट्स इलीगल प्रैक्टिस ऑफ परचेजिंग सिक्योरिटी बेस्ड ऑन एडवांस नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, यस, इनसाइडर ट्रेडिंग, राइट। यानी कि पहले से इन्फॉर्मेशन पता है उसको, मार्केट डाउन जाने वाला है तो सेल कर देगा, अमाउंट ऊपर जाने वाला है तो बाय कर लेगा, है ना। तो ये गिफ्ट सिटी के बारे में देख लेते हैं फटाफट से, आईएफएससी। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया है फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, गिफ्ट सिटी को लेकर के। तो इसमें होगा क्या, वही सब चीजें हैं, 2007 के रूल्स हैं, उसके अनुसार ही पेपर सिस्टम बनाया गया था ये। और वही सब चीजें, ट्रेडिशनल जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रूट होता है उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं। तो इसलिए फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स को और बेटर टू डू ट्रांसपेरेंट वे में करने के लिए ये लेकर के आया गया था। ऑपरेटर कौन है इसका? तो सीसीआईएल है, सीसीआईएल आईएफएससी लिमिटेड है, जो एक सब्सिडरी किसकी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये बहुत जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन, और मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, और आप लोग इसको गलत कर देंगे अगर नहीं पढ़ा, और अभी तक सही हो जाएगा, लेकिन इतना मुझे पता है, राइट। तो गांधीनगर में है, ये सबको पता ही है। गिफ्ट सिटी इंडिया की फर्स्ट और ओनली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट और सेंटर है ये, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो है 2015 से ही। और यस, रेगुलेटरी बॉडी कौन है? आईएफएससी है, और 2020 में इसको बनाया गया था आईएफएससी के अंदर, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है भाई, स्टैट्यूटरी। करंट स्टेटस देखें तो 46 है ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्सेस में, और 45 है फिनटेक रैंकिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड यील्ड। तो बॉन्ड मार्केट सी सो बेसिकली मतलब क्या है इसका? रेट, प्राइसेस, यील्ड्स किस तरीके से काम करती है? सिंपल सी बात है, अगर बॉन्ड की प्राइस ऊपर जाएगी तो उसकी यील्ड कम हो जाएगी, राइट, समझ रहे हो आप। तो बैंक इंटरेस्ट, इसमें देख लेते हैं, एक सिनेरियो है कि भाई बैंक इंटरेस्ट रेट राइज हो गई, बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, तो क्या होगा? तो बेसिकली बैंक रेट जैसे जैसे इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पर देखिए राइज हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा किसका? बॉन्ड की प्राइस का। बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ जाएगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शंस होती है, अपोजिट रिलेशनशिप होती है उसकी। दूसरे में अगर यहाँ पर बॉन्ड प्राइस बढ़ गई,
इधर बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, इतना सा इतना ही याद रखो, इससे ज्यादा याद रखना नहीं है। हाँ, अगर आपको पढ़ना ही है तो यहाँ पर पढ़ना, हायर रेट्स मेक एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स विद अ फिक्स्ड लोअर कूपन लेस डिजायरेबल, ड्रॉपिंग देयर प्राइस, अ लोअर प्राइस फॉर द सेम पे आउट रिजल्ट्स इन हायर यील्ड। इतना याद रखो। और जब लोअर रेट्स हो जाती हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स यानी कि बॉन्ड्स खरीद लिए, अब उसकी रेट कम हो गई, तो विद अ फिक्स्ड हायर कूपन, यानी कि जो जितना पैसा मिलना था ना फेस वैल्यू पे, उतना और ज्यादा वैल्यूएबल हो गया वो, तो राइट। तो उसकी प्राइस बेसिकली प्राइस बढ़ गई, तो यील्ड कम हो गई। तो लोअर यील्ड वाले फायदा देगा ना इसको भाई, इस तरीके से होता है। अब टर्म्स ले लो, किस भाई कौन कौन सी टर्म्स है। ट्रांजिशन बॉन्ड्स होते हैं, और ग्रीन डेट सिक्योरिटी का ही एक सब कैटेगरी है ये, सेबी इसको रेगुलेट करता है। ग्रीन डेट सिक्योरिटी का मतलब होता है कि ऐसी डेट सिक्योरिटी जो इश्यू की गई हो फॉर रेजिंग फंड्स दैट आर टू बी द यूटिलाइज फॉर प्रोजेक्ट, जो कि ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, वही सब ग्रीन चीजों को लेकर के, हार्ड टू अवेट सेक्टर्स है, और मिटिगेटिंग ग्रीन वॉशिंग। जो ग्रीन वॉशिंग करती है यूपीएससी का पीवाईक्यू है। ग्रीन वॉशिंग मतलब कि भाई हम बता तो रहे हैं कि हम क्लीन ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस करते हैं, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है ना। एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सो दिस इज वेरी क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इनको हम परपेचुअल बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, परपेचुअल बॉन्ड बोलेंगे। परपेचुटी मतलब क्या होता है? परपेचुटी मीन्स, एज द लॉर्ड ट्यूरियन लैनिस्टर सेड, परपेचुटी मीन्स फॉरएवर। ओके। 81 बॉन्ड का मतलब है बाय बैंक्स विदाउट एनी मेच्योरिटी थे, समझ गया? अब ये देखिए, वही है भाई, ट्यूरियल लेनिस्टर गलत बोल नहीं सकता, परपेचुइटी। लेकिन इनके पास कॉल ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन मतलब जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई दैट गिव बाय का हमारे पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट है कि भाई हम बाय कर सकते हैं बॉन्ड, कमोडिटी, एसेट्स वगैरह विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड। बैंक इशू करता है 81 बॉन्ड्स टू मीट देयर कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट। तो इतना तो याद होगा, कौन इशू करता है? बैंक करता है। क्यों करता है? अगर उनकी कैपिटल एडिकेसी इन एडिकेसी हो गई तो उसको मेंटेन करने के। ओके, सिंपल, आगे। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल पेमेंट को से रिलेटेड है, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। तो आरबीआई ने कॉन्स्टिट्यूट किया है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड अंडर द दिस वाला पर्टिकुलर 2007 का एक्ट। वही सिंपल सी बात है। कौन कौन इसके अंदर आएगा? गवर्नर जो है वो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन रहेंगे, तो दिस इज द वेरी क्रूशियल बॉडी। डेप्यूटी गवर्नर जो रहेंगे वो इसके एक्स ऑफिशियल मेंबर रहेंगे ऑफ कोर्स। एक ऑफिसर जो आरबीआई का है, जो नॉमिनेट करे, नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और एज एन ये भी एक्स ऑफिशियल रहेगा। तीन सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड पर्सन रहेंगे जो एक्सपर्ट होंगे आईटी, साइबर सिक्योरिटी, लॉ, इन सब में। टेन्योर 4 साल का रहेगा इनका, और रीनॉमिनेशन नहीं हो सकता इनका। 6 वीक्स नोटिस देने के बाद ये रिजाइन कर सकते। सिंपल। प्रिंसिप डिस्क्वालिफिकेशन तो वही है, अगर मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, 70 से कम होना चाहिए। इंसॉल्वेंसी, क्रिमिनल, ये सब चीजें। ओके। एमपी एमएलए नहीं बन सकता। प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर अगर हम बात करें, आरबीआई का परमानेंट इन्वाइटी रहेगा, ऑल्सो इन्वाइट दी एक्सपर्ट कर सकते हैं। सिंपल है, ट्वाइस ईयर होगा, quorum 3 का होगा, चेयरपर्सन होना चाहिए एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। डिसीजन मेकिंग तो मेजोरिटी ऑफ द वोट से होता है, चेयरपर्सन के पास कास्टिंग वोट होगा, ठीक है। पता तो ना क्या है ये? अरे सिंपल है, आरटीजीएस और जो नेफ्ट होता है, वो सब जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है, ये तो बैंक के, इंटर बैंक के बीच में, राइट। इसके अलावा कस्टमर भी कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल रेगुलेटर तो आरबीआई है, और कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए तो सिंपल से शॉप्स, इंटरमीडिएट चीजें बता देती हैं। यूपीआई की बात करें तो अभी नामीबिया ने डिसाइड किया है टू अडॉप्ट यूपीआई सिस्टम रियल टाइम। नामीबिया इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा। कौन सी कंपनी ने रिसेंटली यूपीआई को अपनी कंट्री में अडॉप्ट किया है? तो वो यही है। यूपीआई 2016 में आया था, एनपीएस को लॉन्च किया है। सिंगल मोबाइल स्कीम है, मल्टीपल बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं। आईएमपीएस बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर बनाया गया है, मनी ट्रांसफर हो जाता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। सिंपल। कौन कौन सी कंट्रीज ने कर चुके हैं अभी तक? तो देखो, भूटान, फ्रांस, मॉरिशियस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई। रिसेंटली मैंने एक टेस्ट सीरीज दी थी, मैंने उसको ग्रुप में भी शेयर किया था, कि उसमें ये वाला क्वेश्चन था, राइट, शायद विजन की थी। तो उसमें कहा था कि कौन कौन सी कंट्री से कर चुके हैं, तो भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, और अब इसमें एक और नाम ऐड हो गया, वो है नामीबिया। ठीक है, आगे बढ़े। एनपी से इसके अलावा और कौन कौन से सिस्टम्स को लेकर के आती है? जितने, जैसे कि हम बात करते हैं, रुपे पेमेंट है, जो एटीएम्स को सारे इंडिया से लिंक करता है, यूपीआई सिंपल है ना। उसके अलावा फास्टैग, आईएमपीएस, नाच, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, ये सब चीजें कर। अब यहाँ पर हम कुछ बातें कर लेते हैं कि भाई कौन से और कौन से। बीएससी की बात करें तो 150 साल हो गए इसको, है ना। और ये 1875 में बनी थी। आ जाएगा क्रोनोलॉजिकली, बताइए कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था? तो नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के रूप में स्टार्ट हुआ था। वर्ल्ड एशिया का फर्स्ट और फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज था। 2017 में इसको बीएसई फर्स्ट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज बन गया इंडिया का, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। और रोल तो वही सिंपल है, इक्विटी, करेंसी, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड्स, सेबी इसको रेगुलेट करता है। और अभी शायद हाँ, ये इंडिया की सोवरेन, सॉरी, इंडिया की जो भी सोवरेन क्रेडिट रेटिंग है,
इसको भी बढ़ा दिया गया है। लॉन्ग टर्म सोवरेन क्रेडिट रेटिंग है बीबीबी से, बीबीबी कर दिया गया है बेसिकली, बीबीबी माइनस से बीबीबी, ठीक है। और A2 कर दिया गया है A3 से, स्टेबल आउटलुक बताता है आप, ठीक है। तो अब बात करते हैं सोवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या होती है। इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन होता है कंट्रीज की वो क्रेडिट वर्दीनेस, ताकि इन्वेस्टर जो है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, एफपीआई, एफडीआई, वो इस कंट्री में आने के पहले ये देखता है कि उसकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है, तो ताकि वो कंट्री में पैसा डालेंगे तो पैसा आएगा तो सही। उस तरह से देख लेते हैं भाई, एक्सटर्नल मार्क, एक्सटर्नल सेक्टर को किस तरीके से, क्या चीजें, एफडीआई, एफपीआई, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इंडियन मार्केट पे, है ना। एफडीआई, एफपीआई बता चुका हूँ बहुत बार। एफडीआई क्या होता है, एफपीआई किस तरीके से काम करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और एफपीआई आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ना। स्टार्टिंग में कंप्लीट किया हुआ है, लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, हालांकि ये जो पेड बैच है हमारा, उसमें तो ऑलरेडी करा चुके हैं और बहुत अच्छे से, है ना। तो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है सिंपल है। फॉर पोर्टफोलियो है ना, देखिए पोर्टफोलियो ये स्पेसिफिक चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो आप, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक चीज नहीं होती है, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना। तो इस तरीके से याद रखेंगे आप। इसमें ईयर्स डिकेड्स भी लग जाता है, यहाँ पर डे और मंथ भी लाते हैं, पेमेंट और प्रॉफिट बनता है, निकाल लेते हैं। जैसे प्राइवेट प्राइवेट प्राइमरी मार्केट में एंट्री लेते हैं, जैसे आपका रियल एसेट्स हो गया, है ना, जैसे कोई बिल्डिंग ले ली, जॉब क्रिएट करने के लिए कोई इंस्टीट्यूट डाल दिया, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ स्टॉक्स, बॉन्ड्स, स्मॉल स्टेक, जैसे 10% किसी कंपनी का ले लिया, ट्रेड शेयर्स, बॉन्ड प्राइस, इनमें इनमें खेलते हैं ये लोग, ठीक है। कौन, पोर्टफोलियो में बात कर रहा हूँ। आप इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि कैपिटल मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये फिक्स्ड, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये फिक्स्ड लेकर के आते हैं, ये फिक्स्ड नहीं लेकर के आते हैं, सिंपल सी बात, ये टेम्पररीली आते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की इम्पैक्ट, स्टेबल फाउंडेशन बनाने में मदद करता है, इंश्योर करता है, ट्रस्ट करता है, राइट। मनी मार्केट, रुपी इम्पैक्ट, स्टेबल रुपी होता है, सिंपल है कि भाई पैसा यहाँ पर आता जाएगा, जैसे हमारा डॉलर आएगा तो एक्सचेंज रेट भी मेंटेन रहेगी, सिंपल है, बहुत बेसिक मजादार है। कैपिटल मार्केट पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, हाई वॉलेटिलिटी पड़ता है, क्योंकि एक बार शेयर आ गया, मान लीजिए इन्होंने एक बार में कोई पोर्टफोलियो खरीदा 25% या 30% या 10%, तो उससे वॉलेटिलिटी एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मनी मार्केट में, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, रूपी पे इम्पैक्ट होता है कि फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, और आरबीआई बहुत ऑफन इंटरवीन करना ही पड़ता है, राइट। तो ये मार्केट मूवर इनको कह सकते हैं, और स्टेबल ग्रोथ इंजन है कंट्री का, यानी कि जॉब्स और जीडीपी में मदद कौन करता है, एफडीआई। लेकिन लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी कौन बढ़ाता है कंट्री की, एफपीआई। अब डाटा देख लीजिए, डाटा क्या है कि भाई इंडिया में 2025 में अगर हम बात करें तो इनफ्लोज जो है वो गिर चुके 96% से, बताइए। जबकि हमारा ग्रोस एफडीआई इनफ्लो बढ़ चुका है, लेकिन नेट एफडीआई कम हो गया, इतना याद रखना, नेट एफडीआई कम हो चुका है पर ग्रोस बढ़ चुका है, इतना याद रखें, 96% से कम हो गया। फटाक से देख लो, ग्रोस एफडीआई क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन एंटिटीज ने डायरेक्टली हमारे मार्केट में डाला है, वो है एफडीआई, ग्रोस। नेट क्या होता है कि भाई हमारा जो एक तो इनवर्ड एफडीआई फ्लो है, और दूसरा आउटवर्ड एफडीआई है, यहाँ से कितना जा रहा है फॉरेन फर्म्स में, है ना। जैसे कि मान लीजिए इंडियंस ने बाहर इन्वेस्टमेंट करा, तो वो आउटवर्ड हो गया, फॉरेन कंट्री की कंपनी से इंडिया में गया, वो इन्वर्ट हो गया, तो जब इनको माइनस करेंगे ना तो नेट बचेगा। तो नेट हमारा फेल हो चुका है, यानी कि हम बाहर ज्यादा कर रहे हैं, और हमारा आ कम रहा है, ग्रोथ तो बढ़ ही रहा है हमारा, ठीक है। इतना रखना, तो वो दो तरीके से होता है, ऑटोमेटिक रूट होता है, इसमें आरबीआई का प्रायर अप्रूवल होता ही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जरूरी नहीं है लेना, ठीक है। तो इसमें याद रखना 100% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू कौन कौन सी चीज में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में, एयरपोर्ट्स, नेचुरल गैस, टेलीकॉम सर्विसेज, ट्रेडिंग, इंश्योरेंस। तो 90% जो इंडिया का अप्रोक्सीमेट एफडीआई है, वो ऑटोमेटिक रूट के चैनल के थ्रू ही आ रहा है, तो ये बहुत जरूरी फैक्ट हो गया कि भाई वो बोल रहे हैं कि नहीं, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू नहीं है, लेकिन है 90। दूसरा था गवर्नमेंट रूट के थ्रू, तो ये 10% से भी कम है, तो प्रायर गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट शेल कंफर्म द कंडीशन, जो कि गवर्नमेंट उनको अप्रूवल के टाइम में बताती है। इसका एग्जांपल है लॉटरी बिजनेस, है ना, ऑनलाइन लॉटरीज, गैम्बलिंग, एटॉमिक एनर्जी ऑपरेशन, चिट फंड, ये सब चीजें। की स्टैटिस्टिक्स देख लो, एफडीआई इन्फ्लोज कंट्री हमारे यहाँ पे बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, है ना। सेक्टर सर्विस में सबसे ज्यादा है, कंप्यूटर हार्डवेयर में 16% है, ट्रेडिंग में 8% है, सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो। और शेयर ऑफ सोर्स एंड कंट्रीज की सबसे ज्यादा सिंगापुर है, फिर मॉरिशस है, आगे बढ़े। अब इसी के साथ एफपीआई भी देख लो फिर, तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी जो है आपके, उसका एफपीआई हैव बीन सोल्ड कॉपी शेयर्स, सॉरी कैश शेयर्स वर्थ 2.02 ट्रिलियन। तो इन्होंने अपने शेयर्स को शेयर कर दिया, सेल कर दिया, सॉरी। एफपीआई ना 10% ऑफ द कंट्री की जो कोई भी कंपनी है, उसको ही बेसिकली टोटल पेड अप इक्विटी का ले सकता है, 10% से ज्यादा नहीं करेगा। तो मैंने भी ऊपर एग्जांपल दिया 25% वाला, वो सिर्फ एक एग्जांपल था, है नहीं ऐसा, हो सकता नहीं है, 10% से ज्यादा नहीं ले सकता, मैक्सिमम है ये। तो अगर 10% से ज्यादा करता है एफबीआई, तो उसको डिवेस्ट यानी कि सेलिंग ऑफ करना पड़ता है अपना सरप्लस शेयर, और रिक्लासीफाई करना पड़ता है एज एफडीआई, कि अगर आप 11% कर रहे हो तो आप एफपीआई कैसे हुए, है ना, तो आप एफडीआई को अपने आप को क्लासीफाई करो। आरबीआई और सीबीआई दोनों रिक्लासीफाई करती है एफबीआई को एफडीआई में, या
लेकिन कौन कौन सी चीजें जो है वो एफडीआई नहीं बन सकती, चिट फंड, गैम्बलिंग वगैरह, ठीक है, ये सब याद रखना। और एफपीआई इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी है, स्पेशली जो लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज है और इंडिया की जो इन्वेस्टी कंपनीज है, उनकी कंकरेंस भी जरूरी है। इंटरनेशनलाइजेशन और की अगर हम बात करें तो आरबीआई ने क्या करा, प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट जो है फॉर बैंक्स टू ओपन स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट, एसआरवीए, ये आ सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये बहुत जरूरी है। स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट, स्पीडिंग अप इंडियन वेस्ट ट्रेड सेटलमेंट, यानी कि भाई अब इंटरनेशनलाइजेशन अगर इंडिया के रुपी को करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल्स को थोड़े से लूजन करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी पड़ेगी। तो स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट को लेकर के आरबीआई ने कहा है कि अब अप्रूवल लेना जरूरी नहीं है। तो वॉस्त्रो अकाउंट क्या होता है, एक फॉरेन बैंक में अकाउंट होता है इन अ डोमेस्टिक बैंक इन द लोकल करेंसी, रिफर्स टू अ फॉरेन बैंक्स अकाउंट हेल्ड इन डोमेस्टिक बैंक इन लोकल करेंसी। जैसे मान लीजिए अमेरिका का कोई कंपनी है, उस फॉरेन बैंक है, हमारे यहाँ पर उसका अकाउंट है, लेकिन वो हमारे लोकल रुपीज में है, ठीक है, इतना याद रखना। वो पैसे वहां पे किस में डालेगा, डॉलर्स में, लेकिन हमारे यहाँ पे किस में आएगा, लोकल करेंसी में, इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वही सब चीज देखिए, जैसे आपका यूएस बैंक है, वो होल्ड करेगा अकाउंट इंडियन बैंक में इन रुपीज में, ठीक है, तो ये एसबीआई का वोस्ट्रो अकाउंट है। तो इसका इंपोर्टर्स के लिए, जब इंडियन इंपोर्टर्स पेज अ फॉरेन ट्रेडर इन रुपीज, द अमाउंट इज क्रेडिटेड इन द वस्त्रो अकाउंट। और जब एक्सपोर्टर पैसा रिसीव करेगा तो मनी इज डिडक्टेड फ्रॉम द वस्त्रो अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द एक्सपोर्टर का रेगुलर अकाउंट। सिंपल है, हम पेमेंट करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करा, पेमेंट करेंगे तो लोकल करेंसी और एक्सपोर्ट भी लोकल करेंसी में आ पाएगा। नोस्त्रो अकाउंट क्या होता है ये देख लो थोड़ा सा। इसका मतलब होता है कि इट्स अ डोमेस्टिक बैंक का अकाउंट जो फॉरेन बैंक में है, और उनकी करेंसी में, जिस भी करेंसी में, जैसे हमारा इंडियन बैंक है एसबीआई, हम उसने यूएस के बैंक में, सिटी बैंक में, यूएस डॉलर्स में वहां पर हमारा अकाउंट है, तो एसबीआई का नोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा वो। तो नोस्ट्रो अकाउंट सिंप्लीफाई द प्रोसेस में हमारा एक्सचेंज ट्रेडिंग वगैरह सब हो जाता है। इंटरनेशनल करेंसी सिंपल है यार, जो थ्री फंक्शनिंग थ्री फंक्शन ऑफ मनी है ना। तो एक्सचेंज यूनिट वगैरह वगैरह, स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे यूएस है, यूरो है, वो सब चीजें पता ही है आपको तो। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें देख लो। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है फ्रीडम टू कन्वर्ट रुपीज इनटू अदर करेंसीज फॉर पेमेंट्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन, ये होता है, और ये फुली कन्वर्टेबल है इंडिया में। पर ये देखना भी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबल की अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है फ्रीडम टू कंडक्ट इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन विदाउट कंस्ट्रेंट्स, तो ये पार्शियली कन्वर्टेबल है इंडिया में, तो इतना याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी चीजें हमने यहाँ पर लेकर के आए स्टेप्स, तो आरबीआई ने स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया था 24-25 में, जिसमें आईएनआर अकाउंट आउटसाइड इंडिया को परमिट कर दिया, स्पेक्ट्रा प्रोजेक्ट है, इंडिया का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई वगैरह, एशियन क्लियरिंग यूनियन लिबरलाइज कर दिया फेमा रूल्स को, राइट, वो सब चीजें, स्वाप एग्रीमेंट्स हम करते हैं अच्छे से, तो वो लोकल करेंसीज में करते हैं। रीर, ये इंपॉर्टेंट आ गया, फिर आ गया इंपॉर्टेंट, है ना, ये जरूरी है, छोड़ने नहीं है। रुपी वीकन्स टू रिकॉर्ड लो विद इफेक्टिव रियल एक्सचेंज रेट, हम इसकी बात करते हैं। कंटिन्यूड अंडर वैल्यूएशन, रीर का मतलब रीर मेजर्स कंट्रीज करेंसी वैल्यू अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स करेंसी एडजस्टेड फॉर रिलेटिव इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आया था कि रीर और नीर में कौन सा इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है, तो रियल ही होगा ना भाई। तो अगर हम बात करते हैं, इट इज डिराइव्ड बाय द एडजस्टिंग द नीर, जो आपके नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, रिलेटिव कंज्यूमर प्राइस, तो रीर इज इक्वल टू नीर इनटू डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स अपॉन फॉरेन प्राइस इंडेक्स। सिंपल, ट्रेड कॉम्पिटिटिव अगर हम बात करें तो हाइयर जीरो होता है तो हमारे एक्सपोर्ट्स को ज्यादा एक्सपेंसिव बना देता है, इंपोर्ट को चीप बना देता है, तो ट्रेड कॉम्पिटिटिव कम हो जाती है। अगर रीर लोअर होगा तो करेंसी अंडर वैल्यूड है पोटेंशियली, यानी कि पैसा हमारी वैल्यू कम है तो करेंसी की, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है ना। तो वही है, रेमिटेंस टैक्स की बात कर लो तो यूएस हाउस अप्रूवल किया है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। बताइए, ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं इनके। एक्साइज टैक्स ऑन रेमिटेंस ट्रांसफर, यानी कि अगर आप रेमिटेंस भेजोगे, जैसे इंडिया में भेज दी, तो उस पर एक्साइज टैक्स लगा देंगे, सिंपल। तो टॉप 5 सोर्स क्या है इंडिया के, ये देख लेते हैं फटाफट से। भाई हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहे हैं, और रेसिपिएंट स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो सिंपल है, हमारे यूएस से आ रहा है 27%, फिर यूएई, यूके, सऊदी अरेबिया और सिंगापुर। और सबसे ज्यादा कहाँ आ रहा है, महाराष्ट्र में, फिर केरला में, फिर तमिलनाडु। और इंडिया टॉप लिस्ट में है रेसिपिएंट कंट्रीज में 2024 में, सेकंड प्लेस मैक्सिको। ये पहले बता चुका हूं वैसे मैं आपको कि भाई ट्रेड एग्रीमेंट्स किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, सबसे छोटा होता है, इसमें टैरिफ्स को रिड्यूस करके अग्री नंबर ऑफ गुड्स पे किया जाता है। फिर आता है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये टैरिफ्स को मोस्ट गुड्स पर कम कर देते हैं। और इसमें आता है फिर आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन या फिर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें एडिशनल एग्रीमेंट किया जाता है, जैसे रेगुलेटरी इश्यूज, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, कॉम्पिटिशन, इन सब पे फोकस करेंगे। फिर आता है कस्टम यूनियन, इसमें जीरो ड्यूटी होती है, जो उस कस्टम यूनियन की पार्ट होगी, कॉमन टैरिफ लगेगा बाकी पूरे दुनिया पे। कॉमन मार्केट की बात कर लो तो फ्री मूवमेंट होगा लेबर का, कैपिटल का,
और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को हार्मोनाइज कर देंगे। इकोनॉमिक यूनियन सबसे डीपेस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आपके यूरोपियन यूनियन है, वो इकोनॉमिक यूनियन ही है। ठीक है, आगे बढ़े। एक छोटा सा फैक्ट और देख लो, क्योंकि इंडिया का बेसिकली एक्सपोर्ट को लेकर के क्या चीज चल रही है, डाटा क्या इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो 21% है हमारी टोटल जीडीपी का 2024-25 के अनुसार, और 45% है इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट जो एमएसएमईज करती हैं। इतना कितना जरूरी है भाई। इंडिया शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट कितना है, 2.5% है, बस हम इतना सा ही एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर हम बात करें आरबीआई के अनुसार, तो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज और सर्विस में अगर हम बात करें तो 824.9 बिलियन तक पहुंच चुका है, यानी कि अभी हम 1 ट्रिलियन के करीब है, लेकिन 1 ट्रिलियन हुआ है नहीं अभी। मर्चेंडाइज की अगर हम बात करें एक्सपोर्ट्स की, तो 437 बिलियन है, और सर्विस की बात करें तो 387 है। यानी कि मर्चेंडाइज ज्यादा कर रहे हैं, सर्विस कम कर रहे हैं, इतना याद रख लेना आप 2024-25 में। आप सर्विस देख करके मार दो। एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज ज्यादा है, सर्विसेज कम है, लगभग $50 बिलियन से। क्रेडिट गारंटी एक्सपोर्ट है, तो वो सब चीजें बेसिकली करता है। बेनिफिशियरीज एमएसएमई है, नॉन एमएसएमई दोनों सेक्टर्स होंगे, बेसिक। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर में ग्रोथ, डेवलपमेंट और ये सब बाकी, जो कि आपके लास्ट वीडियो होगी, बहुत अच्छे से हम इसको कवर करेंगे। दिस इज द हाई लीडिंग लेक्चर्स फॉर द करंट